इस वीडियो का मैसेज मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए दूंगा। पहला क्वेश्चन एरर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको किसी एक पार्ट में एरर ढूंढना है और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पार्ट में एरर नहीं है तो आपका आंसर आप लोगों ने ई वाला चुनना है। पहला क्वेश्चन, इसको तोड़ते हैं हम लोग। अगर मैं कंजंक्शंस ढूंढूं तो ये वाइल पे नजर आएगा, मतलब आपके दो क्लॉजेज यहां पर हो गए। अब मैं फर्स्ट क्लॉज अगर देखूं तो मैं वर्ब से तोड़ूंगा। वर्ब है मेरे इस सेंटेंस का सॉ। इस पार्ट को मैं पढ़ के भी देख लेता हूं। द स्टॉक मार्केट सॉ, स्टॉक मार्केट ने देखा। हम लोग कोई मार्केट जब कोई चीज एक्सपीरियंस करता है तब ऐसा हम लोग क्लॉज यूज करते हैं कि द स्टॉक मार्केट सॉ, मार्केट ने ऐसा देखा, मतलब मार्केट में क्या उलाढाल हुई है। आगे मैं बढ़ता हूं। आपका सब्जेक्ट मार्केट है और आपका जो वर्ब है सॉ है। सॉ जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस में है। ऑब्जेक्ट पे अगर मैं नजर डालूं तो आप लोगों को यहां पर अ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है और अ के बाद तुरंत में आपको इनसिग्निफिकेंट ये एडजेक्टिव नजर आ रहा होगा। अब इनसिग्निफिकेंट में वॉवल साउंड आ रहा है। वॉल साउंड आ रहा है तो जाहिर सी बात है वॉल साउंड के साथ हम लोग हमेशा ए नहीं लेते, एन लेते हैं। ये बात आपको पता है। मतलब आप जैसे ही सेंटेंस स्टार्ट करोगे आपके जहन में आएगा कि हाँ ए वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि हम लोग ए ई आई ओ यू या इसके होने वाले साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होता है उसके पहले हम लोग एन लगाते हैं। पर अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़ो इस ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बोल रहा है इनसिग्निफिकेंट 12% एंड मच नीडेड इंक्रीज, मतलब मार्केट में बढ़त नजर आ रही है। अगर मैं इंक्रीज की बात करूं और जो दूसरा एडजेक्टिव है मच नीडेड जो कि फुल्ली पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसको देखूं तो ये इनसिग्निफिकेंट वर्ड रॉन्ग है। यहां पर हमको सिग्निफिकेंट ये वर्ड मिलना चाहिए था या होना चाहिए था, और ये जो अ है ये इनसिग्निफिकेंट के वजह से हम लोग एन बनाना चाह रहे थे, पर क्योंकि आपका वर्ड ही रॉन्ग है तो आप इसके अकॉर्डिंगली इस ए को सिलेक्ट या एरनियस नहीं मान सकते। मतलब आपका जो एरर जाएगा बी पार्ट में जाएगा। अगर आप सिंपली सोच रहे हो कि भाई मैं एरर देखूं ए एन के हिसाब से तो जाहिर सी बात है वर्ड आपका वॉल साउंड दे रहा है तो आप एन के साथ जाओगे। पर अगर आप सेंटेंस को और से पढ़ोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो जहन में आएगा कि जो आप कर रहे हो सच में वही पार्ट आपका एरेनियस पार्ट या वही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है क्या। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी मैं तोड़ लेता हूं एक बार। कुछ कॉमास और एंड नजर आ रहे हैं मेरे को, पर आगे में इंफिनिटिव स्ट्रक्चर है। हाँ, एक दैट है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पर भी मिनिमम दो क्लॉजेज है, दो छोटे वाक्य है इस बड़े वाक्य के अंदर में। अब इसमें पहले क्लॉज का वर्ब ढूंढूं तो मैं बोलूंगा एलोकेट है। इसका मतलब सब्जेक्ट हुआ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो ये एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा अलोकेट वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए, मतलब एस वाला होना चाहिए। इसका मतलब मेरा जो एरर है वो बी वाले पार्ट में जा रहा है। पर आगे मैं अगर सेंटेंस को थोड़ा सा बढ़ाऊं और अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करूं तो आपके ध्यान में आएगा कि अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन डैट आया है इसका एंटीसीडेंट प्रोग्राम्स बन रहा है। प्रोग्राम्स प्लूरल नाउन है तो उसके लिए जो सपोर्ट प्लूरल वर्ब आ रहा है वो सही है। और थोड़ा आगे बढ़ूं तो मैं इंफिनिटिव देख रहा हूं टू एनहांस। भले ही सी वाले पार्ट में टू है पर ये टू एनहांस मिलके आपका इंफिनिटिव बन जाएगा। और आगे मुझे देयर रेसिडेंट्स नजर आ रहा है। अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट के एंगल से देख रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट एक सिंगुलर नाउन है तो यहां पर एस वाला वर्ब होगा और यहां पर देयर रेसिडेंट्स नहीं इट्स रेसिडेंट्स आएगा।
और हमारे पास में ऐसे मल्टीपल सब ऑप्शंस वाला ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है कि जहां पर हमको बी और डी दोनों में एरर है ये मिल जाए। हमको तो सिर्फ एक पार्ट में एरर चुनना है। इसका मतलब हम बी और डी को एक साथ चेंज नहीं कर सकते। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको सब्जेक्ट में तब्दीली करनी पड़ेगी और यहां गवर्नमेंट को गवर्नमेंट्स बना के प्लूरलाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा एरर सब्जेक्ट के नजरिए से बी और डी में ना जाते हुए बी और डी के मुताबिक ए में जाएगा। तो अगर आप पहली नजर में देख रहे हो तो आपके ध्यान में आएगा कि गवर्नमेंट तो सिंगुलर नाउन है, आप सीधा सिंगुलर वर्ब एलोकेट्स होना चाहिए एस लगाने की कोशिश करोगे और सेकंड वाले पार्ट में एरर निकालोगे। पर अगर आप थोड़ा एनालाइज करोगे तो आपके जहन में आएगा कि भाई चीजें मल्टीपल जगह उलझी हुई है, तो आपका सही पार्ट चुनना यहां पर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इसी तरीके के किसी क्वेश्चंस की तरफ मैं चलता हूं। फिर से एक एरर का क्वेश्चन है क्लास, इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहां पर मुझे कंजंक्शन इफ नजर आ रहा है तो यहां से मेरा पार्ट टूट जाएगा। अब इफ का सीधा सीधा रूल भी आप लोग ले सकते हो। इफ का रूल कहता है इफ के साथ जो क्लॉज आ रहा है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कोशिश इफ करता है। इफ के क्लॉज में कभी भी मॉडल्स का प्रयोग नहीं होता है। और अब मुझे यहाँ पे विल नजर आ रहा है, इसका मतलब सीधा एरर मेरा सी पार्ट में चला जाएगा। अगर मैं इफ को देखूं, इफ के क्लॉज में हम लोग मॉडल्स का प्रयोग नहीं करते, शाल, विल, मे, कैन, वुड, कुड, माइट यूजुअली नहीं लगाया जाता, तो हम लोग इसको एरनेस मान लेंगे। पर इसके आगे एक और क्लॉज मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे एंड, और ये भी दे विल बोल रहा है। इसका मतलब अब दो जगह विल आ रहा है, दोनों एक पार्ट में होता तो मैं उस पार्ट को एरनेस मान लेता। पर क्योंकि मैं दो अलग अलग पार्ट में आने वाले विल को नहीं बदल सकता या सिलेक्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब यह है कि मुझे कहीं ना कहीं इस कंजंक्शन में तब्दीलियां करनी पड़ेगी। ये जो इफ कंडीशनल सबऑर्डिनेट है या कंडीशनल सेंटेंस बनाने वाला जो सबऑर्डिनेट, वो रॉन्ग हो जाएगा। कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे यहां पर पहले तो मैं एक्शंस देख लेता हूं कैसी हो रही है कि नई इरिगेशन मेथड्स इस रीजन के फार्मर्स लगाने वाले हैं या इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और इन्हीं टेक्निक्स को जो नियर बाय एरियाज के लोग हैं वो भी एडॉप्ट करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। अब दोनों क्लॉजेस या तीनों क्लॉजेस ये एक पार्ट है और ये दोनों क्लॉज मिला के अलग पार्ट है। अगर मैं इनको रिलेट करूं तो इनमें सिमिलैरिटी आ रही है। इसका मतलब यहां पे जो कंजंक्शन आना चाहिए वो सिमिलरली या इन द सेम वे, आप सेम ग्रुप वाला या सिमिलैरिटी ग्रुप वाला कंजंक्शन आप यूज कर सकते हो और अपना एरर बी में रजिस्टर कर सकते हो, जो कि करेक्ट आंसर होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, अगर बी में इफ था, इफ के हिसाब से अगर एक ही क्लॉज होता और मैं विल को हटा देता मॉडल को और वहां पे कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्लॉज ले लेता तो मेरा सेंटेंस राइट हो जाता। पर मेरे पास यहाँ पर इफ में दो क्लॉजेज है और दोनों क्लॉजेज में दो जगह डाल के जाके मैं तब्दीलियां नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर इफ को ही हटाना उचित समझा। तो जो बेसिकली देख रहे होंगे उनके हिसाब से सी वाले पार्ट में एरर आ जाएगा, जो पूरी तरह से नहीं देखेंगे सेंटेंस को। पर अगर आप गौर से देखो तो आपका कोई और ही पार्ट है जिसमें एरर छुपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्लास किसी नए क्वेश्चन के साथ। नया क्वेश्चन ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस बोल रहा है वी नीड टू ब्लैंक अबाउट आवर प्रोजेक्ट डिटेल्स, कि हमको हमारे प्रोजेक्ट डिटेल्स पर कुछ करना चाहिए। नीड टू यूज हुआ है, इंफिनिटिव का प्रयोग होगा, इंफिनिटिव V1 फॉर्म में होता है, सारे ही वर्ब्स V1 फॉर्म में अवेलेबल है। अब सबसे पहली नजर में मैं देखूं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो कॉन्टेक्स्ट बोलेगा कि भैया प्रोजेक्ट डिटेल्स पर कुछ होनी चाहिए। अब प्रोजेक्ट डिटेल्स पर क्या होती है? चर्चा होती है, मीटिंग में चर्चा होती है। तो बेस्ट वर्ड अगर मैं देखूं, इन्फ्रिंज का मतलब तो उल्लंघन करना होता है, ये तो सूट नहीं करेगा इस पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट को। फॉलो अबाउट तो फ्रेजली रॉन्ग हो जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं डिस्कस और रिव्यू, ये यूजुअली हम लोग मीटिंग्स में या डिस्कशन वाले पार्ट में करते रहते हैं, प्रोजेक्ट किसी भी किस्म की मीटिंग में करते रहते हैं। इसका मतलब हमारा बेस्ट आंसर डिस्कस जाएगा, पर आगे में एक प्रीपोजिशन अबाउट लगा हुआ है।
अब प्रीपोजिशन अबाउट जो है इस डिस्कस वर्ब को इंट्रांजिटिव बना देगा, क्योंकि जब भी कोई प्रीपोजिशन मेन वर्ब के साथ अटैच हो जाता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो रिव्यू है और डिस्कस है ये दोनों भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देख रहे हो, आप बिना देखे डिस्कस उठा लोगे कि भाई डिस्कशन तो होता है, चर्चा तो होती है, पर अगर इस अबाउट को आप गौर से देखो तो आपका बेस्ट आंसर आएगा टॉक अबाउट, क्योंकि टॉक अबाउट एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, जहां पर इंट्रांजिटिवली आप अबाउट का प्रयोग कर सकते हो। पर आप डिस्कस और रिव्यू के साथ, डिस्कस जो कि आप आपका बेस्ट आंसर समझ रहे हो, अगर यहाँ अबाउट नहीं होता तो डिस्कस आ जाता, सेंटेंस बन जाता वी नीड टू डिस्कस आवर प्रोजेक्ट डिटेल्स। पर ये जो इंट्रांजिटिविटी है ये हम डिस्कस के साथ यूज नहीं कर सकते, इसलिए कॉन्टेक्स्ट में सही वर्ड होते हुए भी हमको टॉक को उठाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी, अब बोल रहा है एबिलिटी पर कुछ तो भी है, कुछ तो भी है मतलब रिलाइड है, ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है मेरे को। यहाँ पे भी बी के बाद V3 का प्रयोग होता है, सारे V3 फॉर्म्स अवेलेबल है। अब यूजुअली हम लोग जब किसी चीज पर बात करते तो डिपेंड की बात करते, तो हम लोग डिपेंडेंट प्रीटी मच ऑन बोल सकते हैं। पर थोड़ा सा आगे मैं देखूं तो यहां पर भी मुझे जो फ्रेजल वर्ब बनाएगा प्रीपोजिशन वो टू नजर आ रहा है। अब रिलाइड, डिपेंडेंट, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है जिनका मतलब होता है किसी पर निर्भर होना, हिंज, रेस्टेड। पर ये चारों वर्ड्स, डिपेंड का फ्रेज आपको पता ही है, चारों वर्ड्स ऑन के साथ फ्रेज बनाते हैं और आपके पास में टू है, भले ही वो जो आपका एडवर्बियल पार्ट आ रहा है उसके बाद है, पर उसका असर उस पे रहेगा। तो आपका बेस्ट आंसर जो है वो डिपेंडेंट या रिलाइड नहीं जाएगा, आपका जाएगा टाइड, जो कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उतना प्रिफरेबल नहीं है पर सिनोनिमस जरूर है। भाई बताता है टाइड करना मतलब निर्भर होना, एक किस्म से जुड़ा हुआ होना, तो आप टाइड टू यूज कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑन नहीं है। तो जो हमारे बेसिक एंगल बन रहे हैं उनके हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शंस देखने जाए ब्लैंक में तो हमको वो ऑप्शंस मिलेंगे जो डिजायर्ड है पर करेक्ट नहीं है मार्क्स के हिसाब से, वो आपको वहां पर चेक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए कॉलम बेस्ड कनेक्टर रखा हुआ है। इसमें आपको पता ही है कि 2 कॉलम्स आते हैं और दोनों कॉलम में 3-3 वाक्य आते हैं। आपको इनको मैच द पेयरिंग करना है कॉन्टेक्स्ट और ग्रामर के हिसाब से, और फिर आपको बताना है कि बेस्ट जोड़ियां कौन सी है। अब हम बेस्ट जोड़ी पता करने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये बोल रहे हैं द न्यू करिकुलम, मतलब की सिलेबस की बात हो रही है, एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आगे में मैं देख रहा हूं यहां पर एक्सट्रीमली हीट एंड ड्राइनेस, इसका इस कॉन्टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा मैं बोल रहा हूं कंपनी प्लान्स, तो यहां पर सिलेबस की बात चल रही है और यहां पे कंपनी के प्रोडक्शन की बात चल रही है। तीसरा सेंटेंस में देखूं तो इट इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी टू बेटर प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ज्वाइनिंग ए और एफ की हो सकती है। दूसरा मैं देख रहा हूं कि भाई द मानसून सीजन टिपिकली ब्रिंग्स हेवी रेनफॉल टू द रीजन में हेवी रेनफॉल लेके आता है, पर पहले महीने अगर देखा जाए तो हीट और ड्राइनेस रही है, मतलब गर्मी और बहुत ही सूखा रहा है, ये बोला जा रहा है। मतलब बी और डी का कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है तीसरे में चेक कर लेते हम लोग एक बार कि कॉन्टेक्स्ट जुड़ रहा है क्या। द रिसर्च इंडिकेट्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड, देयरफॉर द कंपनी प्लान्स टू, कंज्यूमर की डिमांड है तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, मतलब सी का लेना देना ई से हम ये बोल सकते हैं। यहां पर तीनों स्टेटमेंट्स ए बी सी डी ई एफ में से कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट वाइज जोड़ रहे हैं। अब हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो जोड़ी हमने बनाई है क्या ये ग्रामेटिकल भी है, कितना ग्रामर इनमें छुपा हुआ है। तो अब मैं ग्रामर चेक करने की कोशिश करता हूं, मैं सी से चालू करता हूं। द रिसर्च इंडिकेट्स कि भाई कंज्यूमर की डिमांड बढ़ी है, रिसर्च ने ये बताया, आपको इशारा दिया उस बात का, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और यहाँ पे देयरफॉर जो कंजंक्शन है कॉज एंड इफेक्ट वाला है, तो वो सेम चीजें लेके आता है। अब ये बोल रहा है कंपनी अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जाहिर सी बात है कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है
तो उसके अनुसार प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट का रिलेशन हुआ, कॉज एंड इफेक्ट नजर आ रहा है, मतलब सी और ई परफेक्टली जुड़ रहे हैं। मैं बी पे आता हूं। बी बोल रहा है द मॉनसून सीजन टिपिकली ब्रिंग्स हेवी रेनफॉल टू द रीजन। मानसून यहां पर अच्छा होता है, मतलब हेवी रेनफॉल लेकर आता है, ये बोल रहा है, ठीक है। और यहां पर बोल रहा है इन एडिशन टू द प्रीसीडिंग मंथ्स आर ऑफन मार्क्ड बाय एक्सट्रीम हीट एंड ड्राइनेस, कि मॉनसून के पहले यहाँ एक्सट्रीम हीट और ड्राइनेस होती है। अब यहाँ जो एक्सट्रीम हीट और ड्राइनेस है और यहाँ आप लोग मॉनसून में हेवी रेनफॉल है, ये दोनों में सीधा सीधा आपको एक कंट्रास्ट नजर आएगा। इसका मतलब ये जो है ये एक्सेस इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए हमको, यहाँ पर कुछ इन कंट्रास्ट या कॉन्वर्सली ऐसा कोई कंजंक्शन चाहिए जो विरोधाभास दिखाए, बट जैसा होता है, समझे। तो यहां पर ये दोनों में कॉन्टेक्स्ट तो जुड़ रहा है पर कंजंक्शन या कनेक्टर वाइज कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये विरोधाभासी स्टेटमेंट्स है तो इनका जो कंजंक्शन या कनेक्टर है वो एडिशन वाले ग्रुप का नहीं होना चाहिए। मतलब बी वाला स्टेटमेंट डी से कॉन्टेक्चुअली जुड़ा, ग्रामेटिकली नहीं जुड़ा। आगे मैं बढ़ता हूं, ए वाला देखता हूं, द न्यू करिकुलम और एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ये पॉजिटिव बात है भाई, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ा रहा है। दूसरी चीज ये इंटीग्रेट कर रहा है टेक्नोलॉजी को, मतलब टेक्नोलॉजी को भी साथ में जोड़ रहा है ताकि स्टूडेंट्स फ्यूचर में अच्छा प्रिपेयर कर सके। अब यहां पर ये भी पॉजिटिव बात है। दो पॉजिटिव बातों को रिलेट करने के लिए इन कॉन्ट्रास्ट ही कंजंक्शन रॉन्ग है। मुझे नजर आ रहा है कि उसने यहीं के यहीं कंजंक्शंस को बदला है। इसका मतलब यहां पर इन एडिशन होना चाहिए था, क्योंकि बात जो है टेक्नोलॉजी जो करिकुलम है उसी के ऊपर एडिशनल बात की जा रही है। मतलब ए वाला स्टेटमेंट भी एफ से कॉन्टेक्चुअली तो जुड़ रहा है, ग्रामेटिकली नहीं जुड़ रहा है। मतलब अगर आप कॉन्टेक्चुअली देखो तो ये वाला आपका बेस्ट आंसर होगा, पर आपका बेस्ट आंसर होना चाहिए सी और ई, क्योंकि सी और ई आपस में जुड़ रहे हैं। अब आपकी गलती कि आप 3 उठाओगे, 5 उठाओगे 3 के जगह पे। मैं एक बात और आपको बता देता हूं, अभी तक वैसे हुआ नहीं है पर आप लोग फिर भी अच्छे से समझे। आपको यहाँ डिटेलिंग दी हुई है कि भैया कॉलम 1 में कुछ सेंटेंस है, कॉलम 2 में कुछ सेंटेंस है, और ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली वो पेयरिंग बनाते हैं। अब लास्ट लाइन में पढ़ लेता हूँ, यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द पेयर या पेयर्स, ऐसे पेयर्स ढूंढने आपको सेंटेंसेस के जो इनकरेक्ट मैच बनाते हैं। मतलब एक और ट्विस्ट इस पेयरिंग में है कि भाई आपको पेयरिंग तो करनी है पर आपको आंसर वो सिलेक्ट करना है जो इनकरेक्ट वाला है। अब आपकी जोड़ी कौन सी बन रही है? सिर्फ सी और ई की। इसका मतलब आपका बेस्ट आंसर बनेगा बी डी और सी ई, जो कि कॉन्टेक्चुअली तो पेयरिंग में है पर ग्रामेटिकली नहीं है। तो मेरा मैसेज बहुत ही सिंपल और क्लियर है। मैं इन क्वेश्चंस के जरिए से जो आपको देना चाह रहा था कि आपको भले ही रूल या आपको भले ही आंसर्स पता है पर ये कभी भी आपके सही ऑप्शंस चॉइस करने की गारंटी नहीं है। तो जब भी आप लोगों को आंसर या रूल पता हो तो बहुत ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, उसको आगे जाके थोड़ा एनालाइज करे, हेडिंग्स बराबर पढ़े और फिर जाके फाइनली आपके अपने ऑप्शंस को टिक करे। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ।